नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नाम रसविधानत। नाम रसविधानतः। यो मृत्यन् अदानृभ्य यो अमृतेन अनमृभ्य श्रीजीवो विजयतामसौ। श्रीजीवो विजयतामसो। साङ्केत्यं पारिहास्यं वा साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनम् एव वा स्तोभं हेलनम् एव वा वैकुण्ठनाम गृह्णम् वैकुण्ठनाम गहनम् अशेषाहरं विदुः। अशेषागहनं विदुः। जय श्री जीव गोस्वामी प्रभु की जय। जय जय श्री हरिनामामृत व्याकरण ग्रंथ की जय। जय पतित पावन श्री गुरु महाराज की जय। जय। ठीक है। तो पिछली बार हमने विभक्ति परिचय देखा था। हमने देखा कारक क्या है। क्रियान्वितम कारकम या क्रियाजनकम कारकम। जो पदार्थ क्रिया में सहायक होता है वह कारक होता है। और वस्तुतस्तु वह पदार्थ भी नहीं, पदार्थेषु विद्यमाना शक्ति ही इति कारकम। सामर्थ्यम। हम्म, हम्म। तो हमने देखा था उसका जो सामर्थ्य होता है उसको कारक बोलते हैं। किंतु प्रसंगवश शक्ति शक्तिमतो और अभेद इस न्याय से उस पदार्थ को भी कारक बोल सकते हैं। तो विभक्ति क्या है। सबसे सबसे पहले हमने कल देखा कि विभक्ति स्वादि प्रत्यय यानी सुप्रत्यय और आख्यात प्रत्यय यानी तिंग प्रत्यय, इन दोनों ही प्रकार के प्रत्ययों को विभक्ति व्याकरण शास्त्र के अनुसार बोला जाता है। किंतु व्यवहारिक प्रयोग में जब विभक्ति शब्द प्रयोग होता है तो रूढ़ार्थ से जो सुप प्रत्यय हैं यानी जो स्वादि प्रत्यय हैं उनके लिए प्रयोग होता है, और जो तिंग प्रत्यय या जो आख्यात प्रत्यय हैं उनके लिए पुरुष शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है। अब कारक और विभक्ति में क्या भेद है अथवा क्या संबंध है। हमने देखा था कि कारकम इति पदार्थेषु विद्यमाना शक्तेः नाम इति अस्माभिः दृष्ट। जो हमने देखा इमाम शक्तिं शब्देन दर्शयितुं विभक्ति प्रत्ययस्य प्रयोग। तो उस पदार्थ में विद्यमान जो शक्ति है, रामः गच्छति, या फिर रामम पश्यति, राम को देख रहा है, तो राम कर्म पदार्थ हो गया यहाँ पर। तो उसके अंदर जो कर्मत्व शक्ति है उसको भाषा में बताने के लिए हम हम प्रत्यय जो है द्वितीय विभक्ति, द्वितीय एकवचन विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यथा वृक्षात् पर्णम पतति पतति, हम्म, देवदत्तः कटे उपविशति इत्यादि। तो हमने देखा कि कारक वाच्य है और विभक्ति उसकी कारक की वाचक है। हम्म, जैसे जैसे हम बोलते हैं वाच्य वाचक संबंध जो होता है पद पदार्थ में, उसी प्रकार कारक और विभक्ति में भी वाच्यवाचक संबंध है। शब्दैर अभिधाने तु सधर्मो न विधीयते विभक्त्यादिभिरेसाव एवासाव उपकारः प्रतीयते। खाली शब्दों से जो है अधिकरण करण संप्रदान इत्यादि शब्दों से हम उसको उसका भाषा में ऐसा प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके जो अधिकरणत्व करणत्व संप्रदानत्व कर्मत्व इत्यादि जो शक्तियां हैं उसको विभक्ति के द्वारा उसको भाषा में बताते हैं। तो विभक्ति वो उपकार करती है कि भाषा में कारक शक्तियों को दर्शाने का, प्रतीयते प्रतीयमान करने का। और कारक क्या है, पदार्थ से संज्ञा, विभक्ति है सुप्रत्ययानाम संज्ञा। और आगे हम देखेंगे दो प्रकार के सूत्र आएंगे ज्यादातर। एक जो कारक को बताने वाले सूत्र हैं और जो विभक्ति का नियमन करने वाले सूत्र। तो विभक्ति के जितने भी सूत्र होंगे हम देखेंगे वो नियम सूत्र। और इसी से हमने इसको निष्कर्ष किया
कि सुप्रत्यय जो होते हैं ये द्योतक प्रत्यय होते हैं या स्वार्थिक प्रत्यय होते हैं। ये अपने खुद का कोई अर्थ नहीं प्रकट करते हैं, क्योंकि कारक शक्ति कहाँ पे है? पदार्थ में। विभक्ति लगाने से कारक के अंदर कोई शक्ति नहीं आ रही। विभक्ति क्या कर रही है? कारक शक्ति को द्योतन कर रही है, प्रकाशित कर रही है, जो टॉर्च मार रही है उसके ऊपर। और पदार्थ में बहुत सारी शक्ति है, उस प्रसंग वशतः किसी शक्ति की बात हो रही है, उसके ऊपर वो लाइट मार रही है, लाइट दे रही है उसके ऊपर। समझ में आ गया? हाँ। ठीक है। अच्छा, तो प्रश्न ये उठता है कि जहां पर भी विभक्ति देखी, क्या हम कारक समझ लेंगे? वहां पर कोई किसी कारक का निर्देश हो रहा है ऐसा मान लेंगे? बिल्कुल नहीं। हम्म, विभक्ति के और भी बहुत सारे प्रयोजन है। सबसे पहला प्रयोजन तो देखा है हमने, अपदम न प्रयुंजीत। इस वाक्य से पद निर्माण करना, क्योंकि बिना विभक्ति लगाए भाषा में शब्द का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा विभक्ति का क्या प्रयोग है? संख्या निर्देश। तो हर विभक्ति, जो 7 विभक्तियां हैं प्रथमा से सप्तमी, हर विभक्ति के 3 भाग होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो पदार्थ में जो वचन है, अब यहां पर भी देखना पड़े, यहां पर भी हमें देखना चाहिए कि वचन जो संख्या है वो पदार्थ में है, न कि विभक्ति से संख्या आ रही है, ऐसा नहीं है। अब यहां पर भी विभक्ति द्योतक द्योतन कर रही है संख्या का, संख्या को खाली बता रही है कि पदार्थ कितने कितने, पदार्थों की संख्या कितनी है वो बता रही है बस। तो संख्या का निर्देश और कारक का निर्देश, जैसे हमने देखा, ये एक एक उसका प्रयोजन है। और है प्रातिपदिक अर्थस्य निर्देश। तो कभी कभी हम देखेंगे विभक्ति सिर्फ प्रातिपदिक का निर्देश करती है, नाम का निर्देश करती है। नामार्थ, प्रातिपदिकार्थ या फिर नामार्थ, प्रातिपदिक को नाम बोलते हैं ना। संबंध निर्देश और उपपद निर्देश, इसके एग्जाम्पल देखे तो एक बार वापिस से देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल, जो हमने एकदम ऊपर एक आपको एक सेंटेंस दिखाया था ना, जब हम कारक, ये वाला सेंटेंस, मम पितुः गृहम अभितः वृक्षाः सन्ति। अगर आपको याद होगा इसमें क्रियापद कौन सा है? तंती। सन्ति। और बाकी के पदों में कौन से पद कारक हैं? यानी कि कौन से ऐसे पद हैं जो क्रिया के होने में सहायक हैं? वृक्षाः सन्ति। वृक्षाः सन्ति। और कोई? और कोई भी नहीं है। हम्म। तो अब देखो, फिर भी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, जैसे गृहम। गृहम में कौन सी विभक्ति लगी है? ये द्वितीय एक वचन ना। द्वितीय एक वचन लगा, तो द्वितीय एक वचन कोई कारक का निर्देश कर रही है? बिल्कुल नहीं। तो ये द्वितीय एक वचन कहाँ से आई? अभितः। इन उपपद, समीप में एक पद है अभितः, ये अभितः हम पढ़ेंगे जब उपपद विभक्ति। तो अभितः की वजह से गृह पदार्थ में हम प्रत्यय लगा। हम्म। जैसे रामम विना, कल पढ़ा, कल देखा था ना हमने। या फिर हाँ। रामेण सह, राम के साथ, तो उसमें तृतीया लगती है। किसी किसी पद की वजह से द्वितीया, किसी किसी पद की वजह से तृतीया, किसी की वजह से चतुर्थी, पंचमी, वो सब देखेंगे आगे। तो यहाँ पे जो द्वितीय विभक्ति लगी है वो कोई कारक का निर्देश नहीं कर रही है, ये उपपद के कारण ये द्वितीय आई है, तो इसको बोलेंगे उपपद विभक्ति। अच्छा, पितुहु, पितुहु में कौन सी विभक्ति लगी है? पितु। ये पंचमी है सर। पंचमी और षष्ठी एक जैसे लगती है, बट यहाँ पे षष्ठी है। तो अगर आप अपने मन में इसको अनुवाद भी करके देखोगे, मेरे पिता के घर के चारों ओर वृक्ष हैं। पिता के, तो वहां पे आता है ना का के इत्यादि, षष्ठी में आता है। जब हमने आकांक्षा पद्धति पढ़ी थी तो उसमें हाँ षष्ठी नहीं देखी थी, बट षष्ठी में सब आता है, का, को, के, को नहीं, का, के इत्यादि।
तो पिता के घर के चारों ओर। तो षष्ठी क्यों आई है यहाँ पे? षष्ठी संबंध बताने के लिए आई है। किसका? पिता के साथ किसका संबंध? पिता पिता पद के साथ संबंध किसका हो रहा है? मेरा। मम पितु। हाँ, मेरा भी, और एक और भी है। गृहम। गृहम। पिता के घर के चारों ओर, है ना? तो पितुहु में षष्ठी आई है, गृहम। हम्म, और मम में भी षष्ठी है, अहम का जो नहीं, मम में कौन सी है अस, ये? अस्मद अस्मद। अस्मद में ना? ये अस्मद केस में आता है ना। अस्मद। हाँ राइट, मम में षष्ठी है, वही कंफ्यूज हो गया था। वो माम है द्वितीय में, ठीक है। तो मम मम में भी षष्ठी है, अस्मद, उसमें षष्ठी है। मम का संबंध किससे है? पितु। पितु। तो जिस जिसका किसी एक पद का दूसरे पद के साथ संबंध होगा और वो क्रिया के साथ अगर नहीं होगा, तो उसमें षष्ठी आएगी। और कभी कभी समीप में कोई कोई पद होने से अलग अलग विभक्ति आती है, द्वितीय तृतीय, जैसे गृहम में द्वितीय आई है। इस बात को हमें बड़ा ध्यान से समझना होगा, ठीक है। ठीक है ना? तो प्रातिपदिक का निर्देश देखेंगे, संबंध का निर्देश जैसे बताया, द्वयो पदार्थयो मध्ये विद्यमान संबंध दर्शयितुम विभक्ति प्रत्यय प्रयुज्यते। और उपपदस्य योगे, विशिष्ट शब्द से, कोई कोई विशिष्ट शब्द होते हैं, स्पेशल कोई कोई शब्द होते हैं जिनके योग में, जिनके सामीप्य में जो पद होता है उसमें कोई एक विभक्ति प्रत्यय लगता है, उस सूत्रों से उसको बताया जाता है। तो उसी इन्हीं प्रयोजन के बेसिस के ऊपर विभक्तियों को बोला जाता है कारक विभक्ति, यदि वो कारक का निर्देश करेगी, या फिर प्रातिपदिक विभक्ति, यदि वो सिर्फ प्रातिपदिक का निर्देश करेगी। शेष संबंध विभक्ति के तीन भाग देखे थे, शेष षष्ठी। अभी तक हमने देख ही लिया, आगे पढ़ेंगे भी, कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग जनरली होता है शेष संबंध। शेष संबंध यानी जो बच गया, ऊपर के दोनों से जो बच गया है। हम्म, ऊपर के दो कौन से? कारक। जो कारक संबंध और और प्रातिपदिकार्थ संबंध से प्रतिनिधि। जो संबंध बच गया है, उसको दर्शाने हम्म। के लिए कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? षष्ठी का, ये आगे देखिए। और हम्म। औत्सर्गिक रूप से षष्ठी का प्रयोग होता है। अभी ये भाषा समझते हो कि नहीं? औत्सर्गिक रूप से, जन जनरल रूल ये है कि षष्ठी का होगा, लेकिन इसके कुछ अपवाद होते हैं। औत्सर्ग अपवाद। तो ये हम्म। सब समझो। औत्सर्ग मतलब अगर कुछ नहीं दिया है तो उत्सर्ग लगेगा, ठीक है। और अगर कुछ अपवाद है, हम्म, तो फिर औत्सर्ग का बाद होकर के अपवाद सूत्र लगेगा। तो नीचे के जो दो हैं, उपपद और कर्म प्रवचनीय, वो शेष षष्ठी के अपवाद के रूप में आते हैं। क्योंकि शेष षष्ठी बोलती है कि कहीं पर कोई अगर प्रातिपदिकार्थ और जो कारक। कारक संबंध अगर नहीं है तो षष्ठी लगाओ, लेकिन उसके अपवाद में कई कई आते करेंगे, यानी ये पद है तो फिर ये लगाओ, ऐसा पद है तो ये लगाओ, कर्म प्रवचनीय है तो ये लगाओ, ठीक है। तो हम आगे देखें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि विभक्ति का प्रयोजन केवल कारक का निर्देश नहीं है। इसलिए जहां पर विभक्ति देखी, हम समझ जाएंगे कारक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है इतना? हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कारकाणाम अभिधानम। अब ये शब्द प्रयोग होता है, अष्टाध्यायी में शब्द प्रयोग होता है अभिहित। अभिहित करना, अभिहित यानी निर्देश करना उसका। बेसिकली यहाँ पे हम बोल रहे थे ना, कारकों का निर्देश करती है। कारक निर्देश। तो विभक्ति कारक का निर्देश करती है, यानी उसको अभिहित करती है, उसका अभिधान करती है। या फिर उसका एक और मीनिंग होता है उक्त, कारक को बताती है। जीव गोस्वामी उक्त का प्रयोग करते हैं हरिनामामृत व्याकरण में, बट सबका अर्थ एक ही, कथित। कथित यानी कारक को बताती है। सब हम्म। सेम ही है। तो ये जितने भी यहाँ पे शब्द लिखे हैं सब पर्यायी हैं। अभिहित, उक्त, कथित, निर्दिष्ट, सबका अर्थ एक ही है, ठीक है। तो अष्टाध्यायी में अभिधान या अभिहित इस शब्द का प्रयोग होता है, और हरिनामामृत व्याकरण में जीव गोस्वामी उक्त इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसका क्या अर्थ है?
क्या है, आज हम इसको समझेंगे। ठीक है। अब कल हमने बताया कि जो कारक है उसका, उसको भाषा में निर्देश, उसका भाषा में जो निर्देश होता है, जो उसका अभिधान होता है, यहाँ पे भी देखो जो पिछले हमने कल श्लोक पढ़ा था, ये वाला, उसमें भी अभी आया था, अभिधीयते ये शब्द आया था। हम्म, तो कारकों का भाषा में जो निर्देश होता है वो सिर्फ संबंध या सॉरी या फिर पदान, करण इत्यादि बोलने से नहीं होता है, विभक्तियों के द्वारा होता है। विभक्ति वो उपकार करती है कारकों का, कारकों को अभिहित करने का। हम्म। तो कल हमने प्रश्न उठाया था कि विभक्ति क्या केवल कारकों का निर्देश करती है? हम्म, क्या ऐसा है? हम्म, उसका उत्तर क्या था? नहीं। नहीं। और भी वि- चीज। और भी बहुत कुछ करती है। अब हम दूसरे साइड से प्रश्न पूछते हैं। दूसरे साइड से प्रश्न क्या होगा इसका? बताओ, दूसरे साइड से प्रश्न क्या होगा इसका? हम्म, क्या कारकों का निर्देश केवल विभक्ति करती है? ये दूसरा ऑपोजिट साइड का क्वेश्चन हो। हम्म, समझ में आ रहा है कि नहीं? हम्म, हाँ। दो अलग अलग प्रश्न हैं। देखो, मैंने बोला गोपाल गाय से दूध निकालता है। ठीक है। हम्म, गोपाल क्या करता है? गाय से दूध निकालता है। तो हम्म, प्रश्न दो होते हैं यहां पे। क्या गोपाल केवल गाय से दूध ही निकालता है क्या? ये एक प्रश्न है। इसका उत्तर हमने, इसका उत्तर ऑब्वियसली होता है नहीं। अरे गोपाल खाता हम्म, है, सोता है, खेलता है, सब कुछ करता है, खाली गाय से दूध थोड़ी निकालता है। तो जब हमने बोला कि विभक्ति कारक का निर्देश करती है भाषा में, तो क्या विभक्ति केवल कारक का ही निर्देश करती है? इसका उत्तर हमने देखा नहीं। विभक्ति और भी बहुत कुछ करती है। तो जहां पे विभक्ति, जहां पे गोपाल देखा वहां पे गाय, ऐसा थोड़ी होता है। गोपाल देखा वो गाय का दूध निकाल रहा है, अरे ऐसा थोड़ी होता है। तो जहां पे विभक्ति दिखी, अरे वो कारक का निर्देश, नहीं ऐसा नहीं। प्रसंगवश आपको देखना पड़ेगा कि वो वहां पे श्लोक में या शास्त्र में क्या लिखा आ रहा है। अभी दूसरा प्रश्न पूछते हैं, पहले गाय के संबंध में मैं आपको समझाता हूं। क्या केवल गोपाल ही है जो गाय का दूध निकालता है? ये अलग प्रश्न है, ये गाय के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न है। हाँ। समझ में आया? हम्म, ये पहले वाला प्रश्न नहीं है। हम्म? और मैं। गोपाल तो और बहुत कुछ करता है, क्या कोई और है जो गाय से दूध निकाल सकता है? ये प्रश्न है। हाँ। क्लियर है दिमाग में? यस। ठीक है। आज इस प्रश्न का हम उत्तर देखेंगे। कल हमने एक प्रश्न का उत्तर देखा, क्या विभक्ति केवल कारक का निर्देश करती है? उसके उत्तर में हमने देखा नहीं। आज दूसरे प्रश्न का उत्तर देखेंगे, कारक का निर्देश का केवल विभक्ति करती है? हम्म उसका उत्तर क्या है, हाँ या ना? ठीक है। ऑब्वियसली उसका भी उत्तर है नहीं। ठीक है। केवल, अच्छा, विभक्ति, जब हम विभक्ति बोल रहे हैं तो विभक्ति मतलब क्या? बहुत ही प्रत्यय। स्वादि प्रत्यय। ठीक है ना, याद रखना। ठीक है। तो जब भी हम विभक्ति बोलेंगे या विष्णु भक्ति बोलेंगे, यानी वो स्वादि प्रत्ययों की बात हो रही है। तो क्या केवल स्वादि प्रत्यय या जो सुप प्रत्यय है, क्या केवल वे ही कारकों का निर्देश करने के योग्य हैं? नहीं। कारकों का निर्देश और भी अलग अलग जगहों से होता है। हम्म। अभी आपको मैं एक ये देता हूँ, सोचने के लिए एक आपको देता हूँ। देखो, यहाँ पे मैं आपको एक चीज लिखता हूँ। अ, अ, गम धातु है। ठीक है। ये एक धातु है, गम लगाताओ। ठीक है। ये धातु है। ठीक है। इस धातु को देखकर, इस धातु को देखकर
आपको क्या दिमाग में आता है? जाने की क्रिया। खाली क्रिया। तो हमने धातु अर्थ में क्या हाँ। पढ़ा था? धातु, धातु किस किस चीज का वाचक होता है? धातु अर्थ भूल गए? अरे पिछले हफ्ते ही तो पढ़ा था प्रो जी। धातु अर्थ, धातु अर्थ में दो चीजें होती हैं। खाली क्रिया होती है क्या? क्रिया को क्या बोलते हैं? व्यापार। क्रिया, व्यापार। हाँ, और दूसरा पार्ट हम्म। क्या होता है? फलाश्रय और फल व्यापार आश्रय आश्रय। नहीं। देखो फिर कंफ्यूज हो रहे हैं हम। धातु जब हम बोलते हैं तो उसमें दो चीजें हैं धातु में, व्यापार और हम्म। फल। हम्म। धातु के अर्थ में दो चीजें आती हैं, क्या क्या? क्रिया यानी व्यापार, और दूसरा क्या है? फल। ठीक है। हाँ। तो इसलिए हम धातु को क्या हम्म। बोलते हैं? फलानुकूल व्यापार। ठीक है, क्या बोलते हैं? फलानुकूल व्यापार जहां पे है वहां पे क्रिया है। ठीक है ना, वहां पे वो धातु का अर्थ है। ठीक है। फल का आश्रय और व्यापार का आश्रय वो अलग है। फल का आश्रय किसको बोलते हैं हम? फलाश्रय कौन होता है? कर्ता। कर्ता। भूल गए, कंफ्यूज हो गए। फल का आश्रय होता है कर्म, कर्म कारक। ठीक है, एक बार दिखाऊं मैं? भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। तो धातु अर्थ क्या होता है? धातु अर्थ यानी फलम व्यापार, ये धातु का अर्थ होता है। ठीक है। धातु अर्थ मतलब, धातु का अर्थ मतलब फलानुकूल व्यापार, केवल व्यापार नहीं। हमने हम्म। पूरा एक क्लास में देखा था ना कि जब हम, मैं बोल रहा हूँ पचती, मैं पका रहा हूँ, कुछ तो पकना चाहिए तभी तो पकाने की क्रिया हो रही है ना। हाँ। ये पूरा हमने एग्जांपल्स देखे थे ना, भूल गए? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि अभी, कि नहीं आ रहा है? नहीं, याद है पूरा याद। ऐसा तो नहीं लग रही कि पहली बार देख रहे हैं, ऐसे तो नहीं लग रहे? ना नहीं याद। अच्छा। तो पचती, पचती क्रिया को वैयाकरण ने उसका लक्षण किया है विकृति अनुकूल व्यापार। विकृति किसको बोलते हैं? पटना। पकना। कितना। हम्म, चावल का पक जाना, जैसे सॉफ्ट हो जाना, मृदु, मृदु हो जाना, मृदु भवन। हम्म, हम्म। तो ये क्या है? पच क्रिया का क्या है ये? फल है। हम्म, विकृति। हाँ। और व्यापार, व्यापार क्या है? भाई चावल चढ़ाना, उसको धोना, उसको गैस पे चढ़ाना, फिर उसको गैस ऑन करना, इत्यादि जितनी भी क्रियाएं हैं, नमक डालना, ये सब क्या है? व्यापार है। तो याद रखना, धातु जब हम बोलते हैं तो उसके धातु अर्थ में दो चीजें होती हैं, फल व्यापार। ठीक है। जब, जब हम बोलते हैं कर्ता और कर्म बीच में कब आते हैं? फल का आश्रय कौन है उसको बोलते हैं कर्म, कर्म कारक। और व्यापार का जो आश्रय है, सोचो ना आप, थोड़ा दिमाग से सोचो, जो हम्म। व्यापार कर रहा होता है, जो क्रिया कर रहा होता है, उसको कर्ता बोलते हैं ना, है ना? तो जो हम्म। व्यापार आश्रय है वो कौन है? कर्ता। कर्ता। और जो फलाश्रय है वो कौन है? कर्म। कर। तो व्यापार आश्रय और फलाश्रय अलग है, और धातु का जो अर्थ है वो है फल और व्यापार। ठीक है, हम्म। अभी, अभी थोड़ा क्लियर हो रहा है कि कंफ्यूजन है अभी भी? हाँ। ना, क्लियर है। हम्म, आगे बढ़े। हाँ। हम्म, ठीक है। तो अभी जब यहाँ पे देखो, मैं जब ये लिखता हूं गम धातु, ठीक है, हम्म। ये धातु है। अब धातु, जैसे ही धातु है, धातु के दो अर्थ होते हैं, कौन से? फल और व्यापार। फल और व्यापार। ठीक है। हम्म। तो गम धातु का फल हमने देखा, गम धातु का जो, जो क्रिया होती है गमन क्रिया, उसको वैयाकरण ने लक्षण किया था कि उत्तर उत्तर देश देश संयोग, का। संयोग व्यापार। हम्म। हम्म,
मतलब जहाँ पे जा रहे हैं उसके साथ संयोग हो जाना, मतलब पहुंच जाना, बेसिकली संयोग मतलब पहुंच जाना, योग हो जाना, मिल जाना वहां पर जाना। हम्म। ठीक है। तो ये तो धातु के दो भाग होते हैं, फल और व्यापार। ठीक है ना। इसका फल और व्यापार, ठीक है ना, इसके दो भाग होते हैं। ठीक है। फल और व्यापार। अब धातु में ये गम जो है, ये औपदेशिक धातु है, इसमें मैंने कोई प्रत्यय नहीं लगाया है कभी भी। अपदम न प्रयुंजित, बिना प्रत्यय के कोई पद भाषा में प्रयोग, भाषा में कभी आपको गम नहीं दिखाई देगा। ठीक है। भाषा में आपको क्या हम्म। दिखाई देगा इसका? जैसे लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन रूप क्या है गम धातु का? गच्छति। गच्छति। ठीक है। हम्म। गच्छ। ये लट प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है। अब इस पे फोकस हम्म। करो आप। ठीक है। इसके ऊपर आप फोकस करो, गच्छति के ऊपर। ठीक है। गच्छति जब मैं बोलता हूं, अब गम अलग है, गच्छति अलग है। ठीक है ना। जब मैं अभी बोल रहा हम्म। हूं गच्छति, गच्छति हम्म। सुनने और कुछ नहीं बोला मैंने। ठीक है ना। मैंने क्या बोला, सिर्फ गच्छति। ठीक है ना। गच्छति। और कुछ बोला नहीं। हम्म। अच्छा, क्या गच्छति एक वाक्य हो सकता है? गच्छति कुछ कुछ है ना उसकी है, शब्द है। हम्म। वाक्य हो सकता है, ऐसा लग नहीं रहा। अच्छा, हिंदी में अनुवाद करके देखो उसका। हम्म। जा रहा है। ऐसा प्रयोग होते करते कि नहीं करते हम? अरे कोई तो जा रहा है ना, ऐसा तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। नहीं, आप चलो, जब बात हो रही होती है, हाँ, ऊपर नीचे से समझ में आता है कॉन्टेक्स्ट, हम चलो किसी की बात कर रहे हैं, एक दो वाक्य पहले किसी के बारे में कुछ बोला। हम्म, राम शाम के बारे में कोई हम्म। तो बात हुई। फिर वहां से हमने जिसका नाम चल रहा हो, संदर्भ के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, प्रसंग के हिसाब से, तो बाद में अगर अगर सुनने वाले को भी मालूम है, बोलने वाले को भी मालूम है कि प्रसंग वशतः किसकी बात हो रही है, तो जा रहा है बोलना, होता है प्रयोग इसका, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। हम्म। अच्छा, उसके बदले में आप कोई सुबंत यानी कि स्वादि प्रत्यांत पद का प्रयोग करके देखो खाली, जैसे राम। हम्म। आप संदर्भ के हिसाब से भी इसका अर्थ नहीं समझ सकते। राम। हम्म। कोई भी राम के बारे में आप पिछले 1 घंटे से बात कर रहे हो, फिर आपने सडनली हम्म। बोल दिया राम, आपको कुछ भी समझ में आने का चांस है? नहीं। अभी जैसे मैं आपको एक वाक्य बोलता हूँ, कल मैंने राम को देखा था। हम्म, हाँ। जा रहा था। आ गया आपको समझ में? दूसरा वाक्य समझ में आ गया था। हम्म, हाँ। क्योंकि पिछले वाक्य में मैंने किसकी बात की, राम की बात की। दूसरे हम्म। वाक्य में मैंने कहा, अब मैं बोलूं कल मैंने राम को देखा था, वो जा रहा था, राम। अब बोलोगे हाँ राम क्या? अब बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हम्म। मैं कितने भी राम के बारे में वाक्य आपको बोल दूं, जब मैं खाली राम बोलूंगा तो भाई मतलब क्या राम? तो इसलिए तो वैयाकरण ने वाक्य का लक्षण क्या दिया, एक तिंग वाक्यम। हम्म। तो गच्छति भी वाक्य हो सकता है, एक तिंग है उसमें, तिप ख्यात है ना उसमें। हम्म। तो गच्छति जब हम बोलते हैं, आपने बोला जा रहा है, इससे आपको क्या क्या समझ में आता है गच्छति से? क्या आपको, अभी मैं थोड़ा और स्पष्ट रूप से प्रश्न पूछता हूं, गम धातु से कुछ ज्यादा समझ में आता है क्या गच्छति बोलने से? ये मेरा प्रश्न है। गम से आपको क्या समझ में आ रहा है कि हाँ, गम धातु मतलब उसमें धातु अर्थ है, उसमें एक फल है और एक व्यापार है। बट जब हाँ। गच्छति कोई बोलता है, क्या कुछ ऐसा समझ में आता है कि जो गम से समझ में नहीं आ रहा है, खाली धातु जो औपदेशिक धातु है गम, उससे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन गच्छति से समझ में आ रहा है, ऐसा क्या है? कुछ तो डिफरेंस लग रहा है। हाँ, तो वो क्या है, वही तो बोलना है। क्या लग रहा है? अभी आपने उसका अनुवाद भी किया, अगर आप उसका अनुवाद दिमाग में थोड़ा सोचोगे तो आप बोल पाओगे। गम
मतलब जैसे सिर्फ जाना का क्रिया होता है, हाँ। और गच्छति बोलने से जा हम्म। रहा है यस, जा ऐसा। रहा है। इसका अर्थ क्या है? हम्म। कि कोई तो है जो जाने की क्रिया कर रहा है। अब वो कौन है वो मेरे को नहीं मालूम है। खाली इस वाक्य को यदि आप देखो। हम्म। हम्म। गच्छति, आपको उसका नाम नहीं मालूम, कोई पहचान नहीं मालूम, लेकिन इतना तो मालूम है कि जाने की क्रिया हो रही है, कोई कर रहा है। हाँ। और क्रिया यानी व्यापार। हम्म। हम्म। तो इतना मुझे मालूम है कि व्यापार हो रहा है। ठीक है। तो व्यापार का आश्रय कौन होता है? करता। कर्ता। होता है कि नहीं होता है? हाँ। तो गच्छति बोलने से कर्ता का बोध होता है कि नहीं होता है? कर्ता का बोध मतलब कि उसका नाम वगैरह भूल जाओ। अच्छा, कारक कर्त कारक, अच्छा इसलिए मैंने बताया था कि कारक क्या होती है। वस्तुतस्तु कारक क्या होता है? एक्चुअली कारक क्या वो होता है? जो पदार्थ की जो शक्ति है। शक्ति है। हम्म। हम्म। उसको कारक बोलते हैं। तो जब मैं गच्छति बोलता हूं, यानी जाने की हम्म। क्रिया की शक्ति का बोध होता है कि नहीं होता है? होता है। तो कारक का बोध हो गया। हम्म। हुआ क्या नहीं हुआ? हुआ। बिल्कुल होता है। कारक का बोध होता है इससे। कर्तृत्व शक्ति का बोध होता है। कारक का नाम, कारक की पहचान क्या है वो नहीं पता है। लेकिन कारक न तो हमने ये बोला था कि पदार्थ बोला था, वो इसके लिए बोला था कि शक्ति शक्तिमत और अभेद इसकी वजह से। लेकिन वस्तु तस्तु कारक क्या है? शक्ति है। पदार्थेषु विद्यमाना शक्ति। हम्म। गच्छति बोलने मात्र से क्या हो गया? वो कर्तृत्व शक्ति शक्ति का। का बोध हो गया। 100% हुआ है। हम्म। थोड़ा सोच के देखो इसको, अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो आप बताओ। नहीं। हम्म? नहीं आ रहा है ना? ना डाउट तो नहीं आ रहा ऐसे। हम्म? ठीक है। तो हम्म। कारक का अभिधान हुआ कि नहीं यहां से? हुआ। तो यहाँ पे विभक्ति है? नहीं है। यहाँ पे क्या विभक्ति है? नहीं। पुरुष। पुरुष। हम्म। हम्म। ठीक है। समझ में आया? तो अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। देखो, कारकाणी केवलम विभक्त्या न बोध्यते। कारक जो होते हैं, केवल विभक्ति के द्वारा उनका बोध नहीं होता है। कल हमने प्रश्न पूछा था, क्या विभक्ति केवल कारकों का बोध करती है? नहीं, विभक्ति और भी बहुत कुछ करती है। अब हम दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या कारकों का बोध केवल विभक्ति से होता है? क्या केवल गोपाल ही है जो गाय का दूध निकालता है? नहीं, कभी कभी नंद बाबा निकालते हम्म। हैं, कभी कभी जो है रत्तक पत्र कोई सेवक है ब्रज में, वो निकालता है, कभी कोई निकालता है, कभी कोई निकालता है। खाली गोपाल ही निकालता है ऐसा कोई जरूरी नहीं। उसी प्रकार से कारकों का बोध करवाना, कारकों का अभिधान करवाना केवल विभक्ति से ही होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। स्वादि विभक्तियों से। ये दूसरों से भी हो हम्म। सकता है। दूसरों से मतलब किन से? वो भी स्पष्ट करके बोल रहे हैं। तिंग कृत तद्धित प्रत्ययी समास निपाताभ्याम अपि बोध्यते। तिंग प्रत्ययों से भी होता है, कृत प्रत्ययों से हम्म। भी होता है, तद्धित प्रत्ययों से भी होता है, कभी कभी समास से भी होता है, और कभी कभी निपात निपात कई लोग मानते हैं, कई वैयाकरण नहीं मानते हैं। और हम देखते हैं उसका एग्जाम्पल, कभी कभी उनसे भी होता है। मुख्य रूप से तिंग से तो होता है, कृत से भी होता है, तद्धित से भी होता है, और समास से भी होता है। इनसे भी कारकों का बोध होता है। केवल स्वादि विभक्ति से कारक का बोध होता है ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? हम्म। हाँ। कोई कोई कंफ्यूजन तो नहीं है हम क्या बात कर रहे हैं? आप हो ना साथ में? हम्म? हाँ, साथ में हूँ।
वरना पता चलेगा आप कहीं और हो, हम कहीं और है। ठीक है। तो तिंग प्रत्यय ही कारकानाम अभिधान। तो हमने बताया कि तिंग से होता है, कृत से होता है, तद्धित से होता है, समाज से भी होता है। तो अभी तक हमने इनमें से कौन सा प्रकरण पढ़ा है इनमें से? तीन। खाली तिंग ही पढ़ा है। बाकी तो अभी पढ़ने बाकी हम्म। है। हम्म। ठीक है ना। हम्म। स्वाति पढ़ा है और तिंग पढ़ा है। स्वाति से तो होता ही है, तो हमने दो तीन दिन से हम डिस्कस कर ही रहे हैं। लेकिन तिंग से भी हम्म। होता है, कृत से भी होता है, तद्धित से भी होता है और समाज से भी होता है। हम्म। तो वो तो जब हम आगे आगे आएंगे तो वो सब पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि हम तिंग अभी पढ़ चुके हैं, अब हमें पता है कि तिंग यानी कि धातु के अंदर हमने आख्यात प्रत्यय लगा दिया और हमारा तिङंत बन गया। आख्यात प्रत्यांत हमारा विष्णु पद बन गया। ठीक है ना। तो हम्म। वो जो तिगंत है, हम्म, वो कैसे अभिधान करता है कारकों का, वो हम थोड़ा समझते हैं। ठीक है। तिंग प्रत्यय ही कारकाणाम अभिधानम। ठीक है। तिंग प्रत्ययों के द्वारा, ये तृतीय बहुवचन विभक्ति है, हम्म। कारकाणाम, षष्ठी बहुवचन, कारकों का अभिधान। ठीक है। अभिधान यानी निर्देश, निर्दिष्ट, उसका उनका निर्देश करना, उनको कथित यानी उनको व्यक्त करना, उनको उक्त करना, उसको बोलते हैं अभिधान। इस शब्द को, ठीक है, इन शब्दों, सब शब्द को समझ लेना, ये बार बार प्रयोग होंगे। ठीक है। अब जैसे मैंने गच्छति का एग्जाम्पल दिया था, आप पठती देखो, पठती। ठीक है। पठती, पठन क्रियायाः अस्मद् युष्मद् भिन्नः एक कर्ता। हम्म। अगर पठन क्रिया का कर्ता मैं होऊंगा यानी अस्मद, तो हम कौन सा वाला हम्म। रूप प्रयोग करेंगे? पठामी। पठामी। हम्म। हम्म। यदि पठन क्रिया का कर्ता युष्मद यानी तुम या जिसके साथ मैं बात कर रहा हूं, कौन सा पुरुष होता है वो? मध्यम। मध्यम पुरुष। तो हम कौन सा वाला हम्म। रूप प्रयोग करेंगे? पठसी। पठसी। ठीक है। और यदि पठन क्रिया का जो कर्ता है, वो न तो मैं हूं, न तो अस्मद है, अस्मद का कोई रूप, और न ही युष्मद यानी कि जिसके साथ मैं बात कर रहा हूं मध्यम, ना उत्तम पुरुष है और ना मध्यम मध्यम पुरुष, तो फिर कौन बचा? प्रथम पुरुष। हम्म। यानी हम्म। अस्मद युष्मद भिन्न, भिन्न उनसे अलग यदि कोई कर्ता होगा, तो हम, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रथमा पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है, उत्तम पुरुष क्या होता है, तो पहले पढ़ पढ़ चुके हैं ना। हम्म। हम्म। तो सिंपल डेफिनेशन है, यदि अस्मद करता है तो उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा, युष्मत करता है तो मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा, और यदि इन दोनों से अलावा और कोई करता है, कोई भी होने दो, तब किसका प्रयोग होगा? प्रथम प्रथम को। पुरुष। तो पठन क्रियाया अस्मद युष्मद भिन्न, अस्मद और युष्मद को छोड़ के एक कर्ता, कोई तो करता है। अब कर्ता इधर से समझ में आ रहा है, पठती बोलने से पढ़ रहा है, हाँ। कर्ता का बोध हो रहा है। कर्ता यानी कारक शक्ति। मैं नाम की बात नहीं कर रहा हूं, हम्म। नाम पहचान की बात नहीं कर रहा हूं, शक्ति का तो बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ। तो पठती, तो पठती बोलने से किसका बोध हो गया? कारक शक्ति, कर्तृ कारक शक्ति का बोध हो गया। 100% हो गया, हम्म। इसमें इसमें कोई डाउट है? नहीं। नहीं है। ये क्लियर है। क्लियर। तो ये जो तिप प्रत्यय है, उसने, हम बोलेंगे कि कर्तृत्व शक्ति का बोध कर दिया। हम्म, कर्ता का बोध कर दिया। अब ऐसे ही हम देखते हैं गच्छामि, ये गम धातु का कौन सा रूप है ये? उत्तम पुरुष। एक वचन। हाँ। तो इसका गच्छामि जब मैं बोल रहा हूं, क्या हम भाषा में प्रयोग नहीं करते? जा रहा हूं, 100% हम्म। करते हैं। क्या इसका 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 अर्थ स्पष्टीकरण नहीं होता ये बोलने से, गच्छामि? हम्म?
चाह रहा हूं। फर्स्ट। इनफैक्ट इसमें तो आपको ये भी बोलने की जरूरत नहीं है कि अहम गच्छामि, अहम बोलने की जरूरत है? नहीं। 100% है ही नहीं जरूरत। हम्म। क्योंकि खाली जो है जो जब अस्मत् का प्रयोग जब होगा, जो कर्ता यदि अस्मत् के किसी कोई किसी रूप अस्मत् के कोई जो रूप होगा वो अगर करता होगा, तो गच्छामि का प्रयोग तो ही हो सकता है। हाँ, इसकी वजह से हो सकता है कि आप दो हो, या आप तीन से ज्यादा हो, या तीन हो, तो वो बताने के लिए, संख्या बताने के लिए आप बता सकते हो आवाम, वयम इत्यादि। हम्म, पर वैसे बताने की जरूरत नहीं है। हम्म, संख्या के अलावा सिर्फ ये बताने की जरूरत नहीं है। गच्छामि बोलने से समझ में आ गया कि भाई मैं ही जा रहा हूं, और कौन जा रहा है, या हम दोनों जा रहे हैं, हम सब जा रहे हैं। तो कर्तृत्व शक्ति का बोध हो गया, हम्म। है नहीं? हुआ कि नहीं? हुआ। ऐसे ही लिखत, लिखत ये लोट लकार में आता है। हम्म, मध्यम पुरुष का बहुवचन रूप है ये। हम्म, तो बहुवचन रूप है मध्यम पुरुष का, तो बहुवचन मध्यम पुरुष यानी युवाम। हम्म, लेखन हम्म। क्रियाया युवाम बहवह करता, बहवह बहु, बहवह यानी आप लोग लो। बहुत सारे जो करता हैं, आप लोग लिखो। जैसे एक टीचर पढ़ा रहा है क्लास में, और पढ़ने वाले बहुत ज्यादा हैं, तो टीचर बोलेगा अब मैं हम वच्मी युवाम अच्छा लिखत। भी। हम्म। ठीक है? तो हम्म। युवाम की भी आवश्यकता नहीं है, लिखत, लिखिए, सब लिखिए, हम्म। बोलने से ही हो गया कर्ता का बोध। क्योंकि लेखन जो क्रिया हो रही है, उसको करने वाले सामने जो बैठे हुए हैं, तीन या तीन से ज्यादा, वे हैं। तो शक्ति का बोध हो गया। उसी प्रकार खादिष्यावह, खादिष्यावह, खादिष्यावन खादन क्रिया का जो लिट लकार है, हम्म। उसके उत्तम पुरुष का जो है द्विवचन रूप है ये, जो अ, भविष्यत काल में जो प्रयोग होता है इसका। खादिश, हम दोनों खाएंगे। आवाम द्वौ करता, खादन क्रियाया आवाम दो करता। ये बोलने मात्र से खादिश्यावह, ऑब्वियसली जिसको समझ में आ गया कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, हम्म, तो उसको और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे दो भाई बहन हम्म। हैं, माता पिता बाहर जा रहे हैं ऑफिस में, तो बोलेंगे हम लोगों ने खाना बना लिया है, रेडी है। तो वो एक एक शब्द बोलेंगे, दोनों क्या बोलेंगे? "हाँ, हम दोनों खा लेंगे।" खादिश्यावह, हम्म। बोलने मात्र से हो गया। हम्म। हम्म, हम्म। समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है ना? तो यही खुल जाए तो अच्छा है। हम्म। कुछ। हम्म, ठीक है ना? तो यहाँ पे हमने देखा पठती, पठसी, पठामी इत्यादि, ये सब रूप हमने देखे। ठीक है? तो जब हम पठती बोलते हैं, आज हमने क्या डिस्कस किया कि हमें क्या पता चल जाता है? कर्तृ शक्ति का बोध हो जाता है। ठीक है? अब अगर मैं पठती ना बोल करके यदि मैं ये बोलूं पठ्यते, पठ्यते, पठ्यते शब्द कैसे बनता है? क्या कौन सा प्रत्यय लगता है इसमें? इसमें तो ये लगा है। आत्मनिपति। आत्मनेपदी लगा है। और हम्म। पठ्यते कैसे बना? पठती में तो शप लगता है ना? हम्म। हम्म। अ, पठ्यते में क्या लगता है? या पत्ता नहीं, इसमें युग के या पैसा कुछ। नहीं नहीं, यक,
यक। यक। यक भाव कर्मणु, कृष्ण धातु के सूत्र, हम्म। याद है ना? इसने बताया था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट हम्म। सूत्र है, यक प्रत्यय आता है। और भाव कर्म में आत्मनेपदी रूप आते हैं खाली। ठीक है। हम्म। और कर्तृप्रयोग में कौन से रूप आते हैं? धातु के हिसाब से, यदि धातु परपदी होगा तो परपदी रूप आएंगे, धातु आत्मपदी होगा तो आत्मपदी रूप आएंगे, धातु उभयपदी होगा तो लेकिन भाव कर्म में केवल आत्मपदी रूप ही, आत्मपदी प्रत्यय ही लगते हैं। ठीक है। हम्म। हम्म। पठ्यते का अर्थ क्या होता है? पठ्यते अर्थ क्या होता है पठ्यते? पढ़ रहा है। नहीं नहीं, वो तो पठती का अर्थ होता है प्रभु जी। हम्म। पठ्यते का अर्थ क्या होता है? पढ़ा जा रहा है। मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है ऐसा। नहीं नहीं नहीं, इस ग्रंथ को पढ़ा जा रहा है, ये ग्रंथ पढ़ी जा हम्म। रही है। हम्म। मया ग्रंथम पठ्यते, मेरे द्वारा इस ग्रंथ को पढ़ा जा रहा है। हम्म। अच्छा अभी थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो, कुछ तो चेंज हुआ है यहाँ पे। हम्म, कुछ तो चेंज हुआ है। हम्म, अभी पढ़ा जा रहा है जब मैं ये बोलता हूं, कर्ता हम्म। का बोध होता है क्या? इसमें ऐसा लगता है ग्रंथ ही करता है क्या फिर? नहीं नहीं, देखो, पठन क्रिया में राम ग्रंथ पढ़ते। पढ़ रहा है, देखो कर्ता तो राम ही है। हम्म। जो व्यापार आश्रय वो करता है। ग्रंथ कैसे करता हो जाएगा गुरु जी? पठन क्रिया का ग्रंथ थोड़ी करता हो जाएगा। ग्रंथ क्या है पठन क्रिया का? कर्म है। कर्म है। लेकिन आपने सही डायरेक्शन लिया। जब मैं ये बोलता हूं पठ्यते, हम्म, पठ्यते बोलने से क्या बोध होता है? ऐसा कोई बोध होता है क्या? पढ़ रहा है नहीं होता है। मैंने क्या बोला, इसको हम अनुवाद कैसे करेंगे? ये पढ़ा जा रहा है, कुछ तो है वो पढ़ा जा रहा है। जो पढ़ा जा रहा है उसका बोध होता है, न कि जो पढ़ रहा है ऐसा कुछ बोध होता है। हम्म? हम्म। तो जो पढ़ा जा रहा है वो क्या होता है? कर्म। कर्म होता है। हम्म। होता है कि नहीं होता है? हाँ। तो पठ्यते बोलने से कर्मत्व शक्ति का बोध हुआ कि नहीं? अगेन, कर्मत्व, कर्मत्व शक्ति, कर्म कारक क्या है? एक शक्ति है। हम्म? क्या हम्म। पढ़ा जा रहा है वो मेरे को नहीं मालूम है। जब जब हम ये बोलते हैं कि पठ्यते ऐसा प्रयोग होता है, मुझे ये नहीं मालूम है कि क्या पढ़ा, लेकिन कुछ तो पढ़ा जा रहा है, इतना तो बोध होता है कि नहीं होता है? हाँ। ग्रंथ है या न्यूज़पेपर है या जो भी है, पठ्यते बोलने मात्र से कुछ तो पढ़ा जा रहा है, इसका बोध होता है कि नहीं होता है? होता है। होता है। कौन सी शक्ति का बोध हो गया पठ्यते बोलने से? कर्म। कर्मत्व शक्ति कर्म। का। हम्म। इसलिए कारक क्या है? शक्ति। हम्म? यदि पदार्थ, यदि खाली हम यही बोलते हैं कि कारक पदार्थ है, तो पदार्थ का तो एक्चुअल बोध होता नहीं है ना, कि भाई एग्जैक्टली क्या है नहीं पता चलता है। बोल सकते हैं पदार्थ को, हम्म। लेकिन शक्ति का बोध हो गया तो कारक का बोध हो गया। हम्म। तो यहाँ पे जो ते प्रत्यय है आत्मनेपदी का, हम्म, आत्मपदी ते प्रत्यय, वो किसका बोध करा रहा है? कर्म कारक का बोध करा रहा है। कर्म। करा रहा है कि हम्म। नहीं? हाँ। ऐसे ही दृश्य से, हम्म। दृश्य से मतलब दिख रहा है, दिखाया। कुछ तो दिखाई दे रहा है। हम्म। अब देखने की क्रिया हो रही है। हम्म? तो हम्म। एक जो व्यक्ति देख रहा होता है, रामेण सिंह, दृश्य, सॉरी, दृश्य से जो है ये जो है ये मध्यम पुरुष में इसका रूप आता है ना।
हम्म, तो मध्यम पुरुष में यदि हम युष्मत का ये करेंगे, एक सेकेंड। त्वया, हम्म, त्वया सिंह दृश्य से, तुम्हारे द्वारा सिंह को देखा जा रहा है। हम्म, देखा जा रहा है। हम्म, दृश्य से। हम्म, तो दृश्य से इस अ, इस पद से, इस शब्द से, सॉरी मैंने गलत बोला यहाँ पे। हम्म, इसका ऐसे प्रयोग नहीं आएगा, मैंने तो कर्तरी प्रयोग कर दिया। ठीक है, त्वम दृश्य से, मया त्वम दृश्य से, ऐसा प्रयोग आएगा। हम्म, हाँ, मया त्वम दृश्य से, तुम देखे जा रहे हो, सॉरी, दृश्य से मतलब मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष तुम देखे जा रहे हो, ऐसा ऐसा प्रयोग आएगा। हम्म, मेरे द्वारा तुम देखे जा रहे हो, दृश्य से, यानी देखने की क्रिया कौन कर रहा है ये नहीं मालूम, लेकिन देखा कौन जा रहा है? हम्म, तुम तुम देखे जा रहे हम्म, हो। ये दृश्य से बोलने से ही आ गया, क्योंकि दृश्य से मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष मतलब देखने की क्रिया तुम्हारे ऊपर हो रही है, तुम क्या हो देखने की क्रिया के? हम्म, कर्म। हाँ, हम्म, ठीक है ना, तुम कर्म हो। हम्म, तो दर्शन क्रियाया त्वम एक कर्म, ये एक वचन रूप है ना। तो हम्म, तुम जो हो वो, जिसकी संख्या एक है, वह कर्म है। ये दृश्य से ही बोलने से हो गया। हम्म, दिखाई दे रहे हो, ऐसे इसका ये आएगा। पच्यन्ते, पच्यन्ते, लट लगा, अ, जो है प्रथम पुरुष बहुवचन रूप। हम्म, हम्म, सब्जियां पकाई जा रही हैं, बहुवचन है तो सब्जियां। हम्म, पका कौन रहा है इसका कुछ लेना देना यहाँ पे नहीं। हम्म, पकाई जा रही हैं और सब्जियां बहुत ज्यादा हैं, तो अस्मद युष्मत भिन्ना बहवह कर्म। अस्मद और युष्मत को अभी उसका पचन क्रिया का अस्मद युष्मत में तो आएगा ही नहीं प्रयोग कभी तो। और हम पच्यन्ते, मैं पक रहा हूँ या तुम पक रहे हो, ये वो लपक नहीं है जो हम हिंदी में बोलते हैं। तो अस्मद युष्मत में तो इसका प्रयोग होगा नहीं। कर्मणि प्रयोग में। हम्म, लेकिन बहुत सारी चीजें अस्मद युष्मत भिन्न कोई वस्तुएं हैं, जैसे सब्जियां हैं या और कुछ है। तो पचन क्रियाया अस्मद युष्मत भिन्ना बहवह कर्म। समझ में आया? हम्म, हम्म। हाँ, ऐसा ही एक और लास्ट देखते हैं, करिष्ये वचनम तव। हम्म, गीता में अर्जुन बोलते हैं ना, करिष्ये वचनम तव। हम्म, ये भी कर्मणि प्रयोग में उत्तम पुरुष जो है, आ, नहीं, प्रथम पूछना। ये प्रथम पुरुष है, तो अर्जुन क्या होते हैं, करिष्ये वचनम तव। अर्जुन का क्या है? प्रार्थम्य दोष। नहीं, वो लास्ट में आता है ना गीता के, नष्ट मोहो नष्ट स्मृतिर्लब्ध्वा। महोत्सव। हम्म, हम्म, तो करिष्ये कौन सा वाला रूप है? डुक्रिय करने में अवकर्म में। दृश्य इसमें क्या ये लगा क्या? करिष्ये, करिष्ये ये वाला है। हम्म, तो इसमें मैंने ऐसे क्यों लिखा है कि करण क्रियाया अस्मद युष्मद भिन्ना, ये गलत लिखा है मैंने। अस्मद युष्मद के इसमें तो अस्मद ही तो है। करिष्यते हम्म, होता यदि, तो अस्मद युष्मद भिन्ना। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा अस्मत्। करण क्रियाया
अस्मद् एकः। अहम एकः। अहम एकः। कर्म। कौन? एक सेकंड, कुछ तो प्रॉब्लम है। कर्तरी में भी आते करिष्ये। इधर आया तो इससे आत्मनिपद में। हम्म। आत्मनिपदी और उत्तम पुरुष में आया था परिचय। किधर? हाँ। ये? ये आ गया। नहीं, भगवत गीता में ये है। नहीं, करिष्ये वचनम तो वो वाला करिष्ये नहीं है। यहाँ पे मेरे से गलती हुई है। हाँ, एग्जाम्पल देने में। यहाँ पे वो सही था। ठीक है, अश्मत युष्मत भिन्ना एक कर्म। और इसको मेरे को रूप देना चाहिए था। ये वाला। करिष्यते। हम्म, करिष्यते। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये सही है। ये शिशु काटना पड़ेगा ना परिचय। अच्छा ठीक। हम्म, हम्म। तो करिष्यते करण क्रियायाः अश्मद् युष्मद् भिन्ना एक कर्म, यानी करिष्यते का अर्थ, अर्थ क्या होगा? ये कर दिया जाएगा ऐसा। कुछ तो है हम्म। जो कर दिया जाएगा। ठीक है, कौन करेगा भी मालूम नहीं है, लेकिन इतना तो मालूम है। कोई तो एक चीज है, कोई तो एक कार्य है या जो भी है। हम्म, वो हो जाएगी। कुछ तो काम है जो हो जाएगा। ऐसा बोलते ना, काम हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? साधारण भाषा में भी ये प्रयोग होता हाँ। है, काम हो जाएगा। इसका बोलते हैं भाई आपका लेना देना नहीं है, भाई कौन काम करेगा। हम्म, आपको किससे लेना देना है? आपके काम से लेना देना है। काम हो जाएगा। हम्म, तो हम्म। करिष्यते। ये जो काम है ये हो जाएगा। ठीक है ना? तो इससे किसका बोध होता है? कुछ तो हो रहा है जिसका करने वाला है, कोई करता है, लेकिन होने वाला एक कर्म है, लेकिन यहाँ पे कर्म का बोध हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा हाँ। है ना? तो ये जो है, पूरे धातु प्रकरण में हमने जो रूप, दो रूप बनाए थे हर बार, कर्तरी कर्मणि, सनंत कर्तरी सनंत भाव कर्मणो, ऋजंत कर्तरी ऋजंत भाव कर्म। इसका सस्पेंस अभी खुला, खुला कि नहीं खुला? कर्तरी, हम्म। कर्तरी मतलब क्या? जो कर रहा है। जो कर्ता का बोध करवाता है, जिस प्रयोग से कर्ता का बोध होता है, उस हम्म। प्रयोग को, जिस प्रयोग से कर्तृत्व शक्ति का बोध होता है, उस प्रयोग को बोला जाता है कर्तरी प्रयोग। अभी तक तो हमको बाय हार्ट करना पड़ा था, रट्टा मारना पड़ा था। बट ये सब चीजें कारक से जुड़ी है, तो कारक समझने के बाद ही फिर दिमाग में बैठता है। और कर्मणि प्रयोग, कर्मणि, जिससे क्रिया का जो कर्म है उसका बोध होता है। कर्म कारक का जो बोध होता है जिस प्रयोग से, उस प्रयोग को बोलते हैं भाव प्रयोग। देखेंगे आगे जाके। फिलहाल कर्तरी और कर्मणि पे हम ये करते हैं, ध्यान देते हैं। तो कर्तरी, कर्तरी मतलब वो प्रयोग, धातु का वो प्रयोग जिसका जो तिंग प्रत्यय है, जो आख्यात प्रत्यय है, किसका अभिधान करता है, किसको किसको निर्देश करता है? वो कर्तृत्व शक्ति को निर्देश करता है। हम्म। कर्मणि प्रयोग वह प्रयोग है जिसमें आख्यात प्रत्यय या फिर तिंग प्रत्यय किसका निर्देश करता है? कर्मत्व शक्ति कर्म। का निर्देश करता है। हम्म। थोड़ा क्लियर हो रहा है अभी? हाँ। हम्म। हम्म। तो कर्तरी प्रयोगे तिंग प्रत्ययाः कर्तृत्व कर्तृकारकस्य निर्देशम कुर्वन्ति। ये इसका डेफिनेशन।
कर्तरी प्रयोग, अच्छा कर्तरी प्रयोग क्या होता है, ये तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक कारक नहीं समझ में आएगा, जब तक कर्ता कर्म क्या है वो नहीं समझ में आएगा। और कर्मणि प्रयोग, कर्मणि प्रयोगे तिंग प्रत्ययाः कर्म कारकस्य निर्देशम कुर्वन्ति। समझ में आ रहा है। हाँ और भाव प्रयोग में भावे प्रयोगे तिंग प्रत्यय भाव, अच्छा भाव क्या होता है, भाव क्या होता है, भाव भावना कृति ये सब क्या था, व्यापार, ये सब क्रिया। हम्म। हम्म, तो भावे प्रयोगे तिंग प्रत्यय भावसी इत्युक्ते क्रियायाः एव निर्देशम कुर्वन्ति, केवल क्रिया का ही निर्देश करते हैं, न तो वो कर्तृ शक्ति का निर्देश करते हैं, कर्त कारक का निर्देश करते हैं, न तो वो कर्म कारक का निर्देश करते हैं, वो केवल क्रिया का ही निर्देश करते हैं। एग्जाम्पल्स हम देखेंगे जैसे जैसे आगे जाएंगे, बट थोड़ा सा पिक्चर थोड़ी क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ ये हुआ। तो कर्तरी प्रयोग क्या होता है और कर्मणि प्रयोग क्या होता है, ये इसका अर्थ यहाँ पे। हम्म, समझ में आया? हाँ ठीक है। तो आज हमने क्या देखा कि कारकों का जो अभिधान है, यानी कारकों का निर्देश, यानी कारकों का कथन जो है, क्या केवल विभक्तियों से ही होता है, इसका उत्तर क्या है, नहीं नहीं। कल हमने और किस किस प्रश्न का उत्तर दिया था, क्या विभक्तियां, क्या वे केवल कारक का निर्देश करती हैं, उत्तर क्या था, नहीं नहीं, वे और भी बहुत कुछ करती हैं, क्या करती हैं, संख्या का निर्देश करती हैं, पद निर्माण करती हैं, उपपद जो है प्रातिपदिकार्थ का निर्देश करती हैं, हम्म, उपपद की वजह से आती हैं, संबंध की वजह से आती हैं, इत्यादि। अब हमने हम्म, दूसरा प्रश्न पूछा अलग साइड से, क्या कारक का निर्देश केवल विभक्ति ही करती है, इसका भी उत्तर क्या है, नहीं। कारक का निर्देश तिंग से भी होता है, कृत से भी होता है, तद्धित से भी होता है, और समास और निपात से भी होता है। इनफैक्ट ज्यादातर जो कृत प्रत्यय जब हम पढ़ेंगे, कृदंत प्रकरण, तो ज्यादातर कृत प्रत्यय कर्ता का निर्देश करते हैं, देखेंगे इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे आगे। ठीक है। तो अभी तो फिलहाल आज हमने थोड़ा तिंग प्रत्यय का ही देखा कि तिंग प्रत्यय, जो तिंग प्रत्यय होता है कर्तरी प्रयोग में कर्ता का निर्देश करता है। और हम्म, कर्मणि प्रयोग में कर्म का निर्देश, कर्म का। इसीलिए ही उसका नाम है कर्तरी कर्मणि, और कोई कारण नहीं है उसका हम्म, ये नाम देने का। हाँ ठीक है ना। तो पचती, लिखती, और पश्यति इत्यादि सब बोलने से क्या हो गया, लिख रहा है, देख रहा है, हम्म, कर्ता और का पढ़ बोध। रहा है, कर्ता का बोध हो गया। हम्म, कर्ता की पहचान क्या है वो नहीं पता चला, बट वो जरूरी नहीं है, वो कारक नहीं है, कारक क्या है, शक्ति। तो हम्म, इसलिए कारक का बोध हो गया। जब कारक का बोध हो आगे हम देखेंगे, तो उसका क्या, उसका अभिप्राय होता है, क्या करना होता है वो आगे देखेंगे। बट दूसरे ऑन द अदर हैंड जब हम ये बोलते हैं कि पठ्यते, लिख्यते, दृश्यते, देखा जा रहा है, लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, तो जो पढ़ा जा रहा है, जो जो फल होता है क्रिया का, जो कर्म होता है, फलाश्रय जो होता है, उसका सेंस आता है ना, जब हम बोलते हैं ये पढ़ा जा रहा है। ऐसे 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 हम बात करते हैं कि नहीं, आपसे ये ग्रंथ पढ़ा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, किसकी बात हो रही है, ग्रंथ की बात हो रही है यहाँ पे, हम्म, है ना। तो पढ़ा जा रहा है मतलब ग्रंथ पढ़ा जा रहा है ना। ऐसे ही देखा जा रहा है कि नहीं, जो दिख रहा है उसकी बात हो रही है।
समझ में आया? हाँ। ठीक है। तो इस चीज को अ, अभी के लिए यहीं पे इसको विराम देते हैं, क्योंकि ये चीजें थोड़ी पहली बार समझने के लिए थोड़ी हैवी होती हैं। तो धीरे धीरे आगे जाएंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णव। नमो नमः।